नमस्कार दोस्तों। क्या आपका अवचेतन मन, भावनात्मक मन और चेतन मन एक दूसरे से तालमेल बिठाने में असमर्थ हैं? क्या आपका मस्तिष्क आपको आराम दिए बिना उच्च आवृत्तियों पर काम कर रहा है? यह वीडियो आपको सिखाएगा कि ध्यान का उपयोग करके सामंजस्य कैसे बहाल किया जाए। अवचेतन मन हमारे मस्तिष्क के उन भागों में से एक है। नंबर 1, चेतन भाग, जो हमारे विचारों को नियंत्रित करता है। नंबर 2, भावना भाग, जो हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है। नंबर 3, अवचेतन भाग, जो सभी यादों, आदतों और कौशलों को संग्रहित करता है। मस्तिष्क के उस भाग तक पहुंचना जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा कठिन है, क्योंकि दोनों अन्य भागों को एक साथ काम करना पड़ता है। मस्तिष्क के 3 भाग उन चैनलों को समझने के लिए जिनके माध्यम से आप अवचेतन मन से संवाद कर सकते हैं। आपको मस्तिष्क के 3 भागों को समझने की आवश्यकता है। सोचने वाला मन, मस्तिष्क के सोचने वाले हिस्से को नियोकॉर्टेक्स कहा जाता है। यह मस्तिष्क का सबसे उन्नत हिस्सा है, जहां हमारे विचार और पहचान रहती है। यह आपको सीखने, याद रखने, विश्लेषण करने, योजना बनाने और निर्माण करने की अनुमति देता है। सामान्य तौर पर यह ज्ञान और अनुभव का रक्षक है। संवेदनशील प्राणी होने के नाते आप उम्मीद करेंगे कि मनुष्य अपने जागने के समय का ज्यादातर समय मस्तिष्क के इसी हिस्से का इस्तेमाल करके बिताते हैं। हालांकि यह सच नहीं है। जैसा कि आप बाद में देखेंगे, आप अपने सोचने वाले दिमाग का लगभग 5% समय इस्तेमाल कर रहे हैं। भावनाएं मन, मस्तिष्क के भावनाओं वाले हिस्से को लिम्बिक ब्रेन कहा जाता है। स्तनधारियों में यह मस्तिष्क का सबसे अधिक विकसित क्षेत्र है। यह आपके पूरे शरीर को प्रभावित करने वाली कुछ स्थितियों के आधार पर रसायनों को छोड़ने के लिए जिम्मेदार है। सामान्य तौर पर यह दीर्घकालिक यादें बनाने में मदद करता है, क्योंकि आप किसी अनुभव से जुड़ी भावना या भावना को उस अनुभव से ज्यादा आसानी से याद रखते हैं। अवचेतन मन, मस्तिष्क के अवचेतन भाग को सेरिबैलम कहा जाता है। यह आपकी आदतों, दृष्टिकोणों और व्यवहारों को संग्रहित करता है। सांस लेना एक बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि आपको सांस लेना याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मस्तिष्क का आपका चेतन भाग अचेतन भाग से नियंत्रण ले लेता है, तो आप स्वेच्छा से अपनी सांस लेने की प्रक्रिया को बदल सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि आप अपने दिन का लगभग 95% हिस्सा अवचेतन मन का उपयोग करके बिताते हैं, क्योंकि हमारी सभी दैनिक आदतें वहां संग्रहित होती हैं। यही कारण है कि कभी-कभी जीवन ऐसा लगता है जैसे आप ऑटो पायलट पर काम कर रहे हैं, क्योंकि यह सच है। बच्चों में मस्तिष्क तरंगें, जैसा कि आप शायद जानते ही होंगे, आपका मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है, जो विद्युत संकेतों का उपयोग करके आपस में संवाद करते हैं। ऐसी मशीनें हैं जो उस विद्युत गतिविधि को माप सकती हैं और हमें यह बता सकती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। इन मशीनों का उपयोग करके हमने मस्तिष्क तरंग आवृत्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला की खोज की है और हमने उन्हें जीवन और सोच के विभिन्न पहलुओं से जोड़ा है। मस्तिष्क तरंगों के विज्ञान ने मुझे मस्तिष्क के भागों के बारे में बहुत कुछ समझने में मदद की। नीचे एक संक्षिप्त सारांश दिया गया है कि शिशुओं और बच्चों के रूप में हम कब मस्तिष्क तरंगों की आवृत्तियों का विकास करते हैं। डेल्टा तरंगें। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और सोते हुए वयस्क इन सबसे कम मस्तिष्क तरंग स्तरों का अनुभव करते हैं। आप एक बच्चे के मस्तिष्क को एक खाली क्षेत्र के रूप में सोच सकते हैं, जो मुख्य रूप से उनके अवचेतन मन से काम करता है। सोचने वाला मस्तिष्क बहुत कम आवृत्ति पर कार्य करता है और बाहरी दुनिया से सूचना बिना किसी आलोचनात्मक सोच, विश्लेषण या निर्णय के, बिना किसी फिल्टर के मस्तिष्क में प्रवेश करती है। थीटा तरंगें। 2 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे इन मस्तिष्क तरंग स्तरों का अनुभव करते हैं। जब वे थीटा तरंगों में काम करते हैं तो वे ट्रांस की तरह होते हैं और अपनी आंतरिक दुनिया में रहते हैं। वे कल्पना के दायरे में रहते हैं और बहुत कम तर्क संगत सोच दिखाते हैं। यही कारण है कि वे जो कुछ भी आप उन्हें बताते हैं उसे स्वीकार कर लेते हैं, और यही कारण है कि इस उम्र में बच्चे अपनी आंतरिक दुनिया पर केंद्रित दिखाई देते हैं। यह अवचेतन मन का क्षेत्र है।
अल्फा तरंगें 6 से 8 वर्ष की आयु के बीच बच्चे अपने विश्लेषणात्मक मस्तिष्क का विकास करते हैं और अपनी मस्तिष्क तरंगों को एक स्तर ऊपर उठाते हैं। वे निष्कर्ष निकालना शुरू करते हैं और अपने लिए बाहरी जीवन के नियमों को परिभाषित करते हैं। उनकी कल्पना भी विकसित हो रही है और यही कारण है कि बच्चे इतनी अच्छी तरह से नाटक कर सकते हैं। बीटा तरंगें 8 वर्ष की आयु के बाद बच्चे उच्चतर आवृत्तियों पर काम करना शुरू कर देते हैं। इस बिंदु पर चेतन और अवचेतन मन के बीच संचार चैनल बंद हो जाते हैं। बच्चे उच्चतर स्तरों, जिन्हें निम्न, मध्य और उच्च बीटा तरंगें कहा जाता है, पर स्विच करते हैं। वयस्कों में मस्तिष्क तरंगें, वयस्क अपना अधिकांश समय बीटा तरंगों में बिताते हैं। आपका चेतन मस्तिष्क बाहरी दुनिया से जानकारी को संसाधित करने, उसका विश्लेषण करने, उसे संग्रहीत करने में व्यस्त है और भावनात्मक मस्तिष्क आने वाली जानकारी के आधार पर आपको भावनाओं की आपूर्ति करने में व्यस्त है। कम रेंज बीटा। जब आपका मस्तिष्क शांत, रुचिपूर्ण ध्यान की स्थिति में होता है तो आपकी मस्तिष्क तरंगें कम रेंज बीटा में होती हैं। किसी परिचित विषय पर किताब पढ़ना एक ऐसी गतिविधि का उदाहरण है जो आपको कम रेंज बीटा में रखेगी। मध्य श्रेणी बीटा। जब आप ध्यान केंद्रित करने की स्थिति में होते हैं तो आपकी मस्तिष्क तरंगें मध्य श्रेणी बीटा में होती हैं। सीखना इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। यही कारण है कि जब आप कम बीटा रेज में किताब पढ़ रहे होते हैं तो सीखने के दौरान आप जो पढ़ते हैं उसे याद रखने की संभावना अधिक होती है। उच्च श्रेणी बीटा। जब आप तनावपूर्ण स्थिति, लड़ाई या उड़ान में होते हैं तो आपका शरीर उन तनावपूर्ण हार्मोनों का उत्पादन करता है। आपका मस्तिष्क बाहरी वातावरण पर बहुत अधिक केंद्रित होता है और बाहरी खतरे से भागने या लड़ने की उम्मीद करता है। तब आप उच्च श्रेणी के बीटा में होते हैं। आप कह सकते हैं कि उच्च श्रेणी बीटा में आप बहुत अधिक केंद्रित होते हैं। आपका मन बहुत अधिक एकाग्र होता है तथा आपका शरीर किसी भी प्रकार के क्रम में रहने के लिए बहुत अधिक उत्तेजित होता है। जब आप किसी जीवन संकटग्रस्त स्थिति का सामना कर रहे हों तो ये मस्तिष्क तरंग स्तर आपके लिए पूरी तरह से सामान्य है, लेकिन यदि ये लंबे समय तक बने रहें और तनावपूर्ण ईमेल और निकट आ रही समय सीमा जैसी रोजमर्रा की स्थितियों से प्रेरित हों तो ये हानिकारक हो सकते हैं। अल्फा रेंज क्या होगा? अगर आप अपनी आंखें बंद कर लें, अपने मस्तिष्क में आने वाली सूचना को 80% तक कम कर दें, अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें और अपना ध्यान अंदर की ओर ले जाएं, फिर आपकी मस्तिष्क तरंगें स्वाभाविक रूप से धीमी हो जाएंगी क्योंकि बाहरी उत्तेजनाएं कम होंगी और आप वापस अल्फा रेंज में प्रवेश करेंगे। आप कम विश्लेषण करेंगे, आप आराम महसूस करेंगे। आप अपना ध्यान बाहरी से आंतरिक पर पुनर्निर्देशित करेंगे। यही कारण है कि 10 तक गिनना, गहरी सांस लेना और इसी तरह की तकनीकें आपको शांत कर सकती हैं। थीटा रेंज। अगर आप अंदर की ओर ध्यान केंद्रित करना जारी रखते हैं तो तब आपकी मस्तिष्क तरंगें और भी धीमी हो जाएंगी और थीटा रेंज में प्रवेश करेंगी। यह तब है जब आप अपने अवचेतन मन से संवाद करने में सक्षम होंगे, क्योंकि चेतन और अवचेतन मन के बीच की बाधाएं कम हो जाती हैं। ध्यान और मस्तिष्क तरंगें। ध्यान का उद्देश्य आपके मस्तिष्क की तरंगों को कम करना है ताकि आप अपना ध्यान बाह्य से बाह्य की ओर पुनः निर्देशित कर सकें और अपने अवचेतन मन तक पहुंच सकें, जो केवल तभी हो सकता है जब आपका मस्तिष्क थीटा रेंज में हो। चरण 1। प्रेरण ध्यान के दौरान पहला कदम यह होगा कि आप अपने विचारों को किसी अपरिवर्तनीय चीज पर केंद्रित करें और उन्हें तब तक वहीं रखें जब तक कि आपके मस्तिष्क की तरंगों की आवृत्ति भी कम न हो जाए। यह आपके विश्लेषणात्मक दिमाग को बंद कर देता है और उसे भावना या संवेदन मोड में ले जाता है। भावना शरीर की भाषा है और शरीर के अंगों पर अपनी जागरूकता को स्थानांतरित करके आप कम सोचेंगे। जो डिस्पेंसा 2 संभावित ध्यान तकनीकों का सुझाव देते हैं। नंबर 1, अपने शरीर को स्कैन करना शायद सबसे आसान है। आप अपने शरीर के हर हिस्से को स्कैन करते हैं, सिर, बाल, गाल, भौं, आंखें से शुरू करते हुए अपने पैरों, ऊपरी पैर, घुटने, निचले पैर, टखने पैर तक, और हर बार आप कल्पना करते हैं कि प्रत्येक भाग कितना स्थान घेरता है
और प्रत्येक भाग कैसा महसूस करता है। फिर आप अपने शरीर की कल्पना एक पूरे के रूप में करते हैं और इसे अंतरिक्ष, हवा से घिरा हुआ देखने की कोशिश करते हैं। आप अपने शरीर से कुछ ज्यादा बन जाते हैं और कम शरीर और ज्यादा दिमाग बन जाते हैं। अंत में आप अपने शरीर से ऊपर उठना शुरू करते हैं और इसे ऊपर से देखते हैं। नंबर 2, कमरे में पानी भरना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। आप कल्पना करते हैं कि पूरा कमरा पानी से भरने लगता है। यह पहले आपके पैरों तक पहुंचता है, फिर आपके पैरों तक, फिर आपके पेट तक और अंत में आप पानी में डूब जाते हैं। आप कल्पना करते हैं कि आपके शरीर के प्रत्येक अंग ने कितनी जगह घेरी हुई है। आप अपने पूरे शरीर को पानी में डूबा हुआ देखते हैं और महसूस करने की कोशिश करते हैं कि यह कैसा महसूस होता है। अंत में आप अपने शरीर से दूर तैरते हैं, मन और शरीर को अलग करते हैं। चरण 2, पहुंचें और स्वीकार करें। इस चरण में आप अवचेतन मन तक पहुंचते हैं और एक सीमा को पहचानते हैं जिसे आप दूर करना चाहते हैं ताकि आप उसे भूल सकें। आदर्श रूप से आपने पहले अपना होमवर्क किया है और आप जानते हैं कि आपको कहां ध्यान केंद्रित करना है। आप अपने अंदर झांकते हैं और स्वीकार करते हैं कि आप अब कौन हैं और आप क्या छिपा रहे थे। आप स्वीकार करते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या करते हैं, इसमें एक अंतर रहा है। चरण 3, समर्पण। एक बार जब आप उस सीमा के अस्तित्व को स्वीकार कर लेते हैं जिसे आप बदल रहे हैं, तो आप इसे उच्च शक्ति को सौंप देते हैं। जो इसे क्वांटम फील्ड कहते हैं, आप इसे अभिभावक देवदूत कह सकते हैं, वही इसे भगवान भी कह सकते हैं। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई न्याय नहीं है। आप वही हैं जो आप हैं और आपकी आदतें वही हैं जो आपकी आदतें हैं। आप इन चीजों को स्वीकार करते हैं और आप उन्हें बदलने की आवश्यकता और भावना विकसित करते हैं। चरण 4, अवलोकन करें। अगला कदम अपने द्वारा चुनी गई सीमा के विचारों और भावनाओं को अपने अंदर देखना है। आप खुद को किसी फिल्म में कल्पना करने की कोशिश कर सकते हैं, सीमा से जुड़ी चीजें करते हुए। आप अपने पुराने स्व को तब तक देखते हैं जब तक आप चल रहे कार्यक्रमों, आदतों, ट्रिगर्स, उनके कारण क्या हैं, परिणामों, भावनाओं से पूरी तरह परिचित नहीं हो जाते। चरण 5, परिवर्तन। जब आप स्वयं को सीमाओं के साथ देख रहे हों, खुद को शुरुआत में रखकर फिल्म देख रहे हों और आप बदल रहे हों, तो कहें रुको या बदल जाओ। चरण 6, अपडेट करें। एक बार जब आप अपनी सीमाओं को स्वीकार कर लेते हैं, खासकर वे जिन्हें आप बदलना चाहते हैं, तो आप उन्हें ओवरराइड करना शुरू कर देते हैं। याद रखें कि अवचेतन मन के बारे में लेख में मैंने आपको दिखाया था कि आपके अवचेतन मन को आपकी बात सुनने के लिए मजबूर करने के लिए आपके मस्तिष्क के दोनों अन्य हिस्सों को एक ही पृष्ठ पर होना चाहिए। आप बदलना चाहते हैं और आप बदलने की इच्छा रखते हैं। आप अपने नए स्व के व्यवहार का अभ्यास कर सकते हैं बिना उस सीमा के जिसे आप बदल रहे हैं। आप किस तरह से अलग तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, आपकी भावनाएं, संवेदनाएं कितनी अलग हैं, क्या आप अलग दिखते हैं, क्या दूसरे आपको अलग तरह से देखते हैं। कोई नहीं जानता कि हम इस तरह क्यों विकसित हुए, लेकिन हमारे मस्तिष्क के 3 अलग अलग हिस्से इंसान होने का सबसे अच्छा और सबसे बुरा हिस्सा हैं। उनसे परिचित हुए बिना, उनकी शक्तियों का उपयोग किए बिना और उनकी कमजोरियों को जाने बिना हम आसानी से निराशाजनक या नकारात्मक सोच के शिकार हो सकते हैं और अपनी भलाई को खतरे में डाल सकते हैं।